इसमें हमने 3 बड़े अपवाह तंत्रों की बात कर ली थी, सिंधु नदी का जो था, फिर उसके बाद हमने गंगा नदी का, और उसके बाद में फिर हमने ब्रह्मपुत्र नदी का, ये हमने बात की थी। और जो मध्य भारत की नदियाँ थी उनकी भी हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। दक्षिण भारत की हमने कल जो नदियों के नाम देखे थे सिर्फ, ये जो प्रायद्वीपीय भारत की देखिए, हमने जो अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा था कि पहला भाग था कि जो हिमालय पर्वत से बहने वाली जो नदियां हैं वो अपवाह तंत्र। दूसरा हमने बात की थी कि प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका अपवाह तंत्र। दोनों में अंतर, बेसिक अंतर ये था कि वो पर्वतों से निकलती है और ये जो प्रायद्वीप भारत की पठारी भाग से निकलती है। ठीक है, तो इसमें हमने जो नदियों के नाम देखे थे कि स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगई, ये सारी नदियों की हम चर्चा करेंगे। और इसमें जो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है उसमें लूनी है, साबरमती है, माही, नर्मदा, ताप्ती। इसमें लूनी, साबरमती और ये माही, ये नदियाँ अरब सागर तक पहुँच नहीं पाती, उससे पहले ही विलुप्त हो जाती है। जबकि नर्मदा, ताप्ती नदियाँ, दोनों नदियाँ, इनका पानी अरब अरब सागर में गिरता है। अब हम बात करते हैं स्वर्ण रेखा की। ठीक है, स्वर्ण रेखा जो है ये जो कहाँ से निकलती है, ये नदी की निकलती है झारखंड, जो बिहार का भाग था, पहले बिहार का ही पार्ट था, सन 2000 के अंदर ये अलग हुआ बिहार से। उसके बाद में जो झारखंड बना, तो झारखंड में जो रांची का पठार है वहां से इसका उद्गम होता है स्वर्ण रेखा नदी का। और फिर ये स्वर्ण रेखा नदी झारखंड और फिर उड़ीसा में बहती हुई कहाँ, किसमें गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो नदी है नदमुख का निर्माण करती है। देखिए, एक तो डेल्टा होता है, एक होता है नदमुख, और एक एस्चुरी, 3 वर्ड आते हैं आपके। ठीक है, तो जो डेल्टा होता है उसमें तो पानी फैल जाता है, समतल भाग में पानी फैलने की वजह से वो बिखरे हुए रूप में गिरता है। अब हम बात करते हैं एस्चुरी की, बात करते हैं तो एस्चुरी जो ज्वार नदमुख होता है, जो ज्वार नदमुख या नदमुख दोनों एक ही चीज है, तो ये थोड़ा ऊंचाई से गिरता है। स्वर्ण रेखा जो नदी का पानी है ये डेल्टा का निर्माण न कर कर एक नदी के रूप में गिरता है, और वो भी बंगाली खाड़ी में गिरता है। ऐसा नहीं है कि साथ ही एस्चुरी के रूप में गिरता है, थोड़ा नीचाई से है, लेकिन फिर भी डेल्टा और इस नदमुख में थोड़ा सा अंतर होता है। फिर हम इसके बाद बात करते हैं कि जो इसके जो बेसिन है इस नदी का, स्वर्ण रेखा नदी का, उसके बेसिन के अंदर निक्षेप पाए जाते हैं सोने के प्लेसर के। सोने के प्लेसर का मतलब होता है कि छोटे छोटे कण चमकीले, जो कि आपको छोटे छोटे चमकीले कण होते हैं, जो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो सोने के कण हैं। हालांकि वो होते क्या है, वो मिट्टी के ही अंश होते हैं, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे सोना चमक रहा हो। तो उसके प्लेशर के निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि साहब इस नदी के किनारे कौन सा जो बड़ा शहर है वो बसा हुआ है। उड़ीसा का जमशेदपुर जो शहर है वो इसके किनारे पर बसा हुआ है, जहाँ पर आपने नाम सुना होगा टिस्को कंपनी। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो वहाँ पर ही स्थित है, जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर जिसके नाम से चलती है। तो जमशेदपुर जो शहर है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद हम आगे चलते हैं महानदी। देखिए, इस जो महानदी का उद्गम है वो दंडकारण्य पठार के पदेन क्षेत्रों से छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से होता है। ध्यान से देखिएगा कि महानदी कहाँ है। ये देखिए महानदी यहाँ है, मैं पॉइंट आउट करता हूँ उसको वापस से, ये महानदी बह रही है। तो ये झारखंड के बाद जो ये इधर एमपी है, इधर इसके नीचे छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ वाले भाग में और आंध्र प्रदेश वाले भाग में जो दंडकारण्य पठार है, वहां से इस महानदी का उद्गम होता है। तो छत्तीसगढ़ में उद्गम होता है, लेकिन उड़ीसा में बहते हुए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती है नदी। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से होता है और उड़ीसा से होती है, कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है नदी। ठीक है, अब इस नदी की खास बात है कि ये जो नदी है कटोरे के आकार का बेसिन बनाती है। कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ की रायगढ़ से, जहाँ से रायपुर से निकलती है, वहां से बहती हुई ऊपर जाती है, फिर वापस नीचे आती है, और फिर उड़ीसा में बहती हुई बंगाली खाड़ी में होती है। कटोरे के आकार का निर्माण बनाती है, इसलिए इसको कटोरे के आकार का बेसिन कहा जाता है। कि ये हमारा जो कटोरा आता है उस आकार में, जैसे गोलाकार आकार में ये बहती है, उसके आसपास का जो क्षेत्र वो इस तरह का अपवाह तंत्र बनाती है। तो जो छत्तीसगढ़ की हम बात करें कि छत्तीसगढ़ थोड़ा उपजाऊ मैदानी क्षेत्र में भी आता है, तो उस क्षेत्र में जो कृषि कार्य किया जाता है, खासकर चावल की जो कृषि की जाती है, वो इसी के अपवाह तंत्र क्षेत्र में या बेसिन क्षेत्र में की जाती है। क्योंकि चावल ऐसी वो है, खाद्य पदार्थ है जो
पानी की अधिक आवश्यकता होती है उसको, और उसके लिए जो है जलोढ़ मृदा के जो मैदान है वो होने चाहिए। इसकी वजह से आपको, मनीषा अपना वीडियो बंद करिए। अरे गुरुजी मैं पता है मैं मैदान देख रही तो सॉरी। वीडियो वीडियो बंद करो बेटा। अरे राम, रुको 1 मिनट, पूरा बंद हो गया। अरे कुछ इतना देख रहे हो तो कुछ देख से कैसे अरे देख रहे थे ना गुरुजी, देख रहे थे ना। वीडियो बंद करो। ठीक है, आगे चलते हैं हम अब। कि हमने बात की महानदी की, तो महानदी कहाँ से निकलती है? दंडकारण्य पठार से निकली था और छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से, और उड़ीसा में बहती हुई बंगाली खाड़ी में गिरी। कटोरे के समान इसका जो बेसिन है, और इसके बेसिन में क्या है, चावल की खेती काफी मात्रा में की जाती है। इस नदी की हम बात करें, क्या नाम थी गुरुजी? जो हम इस नदी की बात करें जो उड़ीसा में जो बह रही है ये नदी, तो इस नदी पर उड़ीसा के अंदर हीराकुंड बांध है वो बनाया गया है। देखिए, हीराकुंड बांध परियोजना एक बड़ी बांध परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना है जो बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ति करती है। होते हैं बहुत सारे उद्देश्य की, ऐसे कि जैसे हम बात करें कि इससे जल की पूर्ति भी होती है, पीने के पानी की, इससे हमारे जो उद्योग धंधे हैं उनको भी पानी मिलता है, और इसके अलावा सिंचाई के लिए पानी मिलता है इससे बांध से, तो बहुत सारी और जल विद्युत भी बनाई जाती है। तो ये जो बांध है इससे कई बहुत सारी उद्देश्य परियोजनाओं को कंप्लीट किया जाता है। और ये जो बांध है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत का जो है सबसे लंबा बांध है। लंबाई ज्यादा है, ऊंचाई की बात नहीं करते, ऊंचाई के हिसाब से भाखड़ा नांगल सबसे ऊंचा है, लेकिन अगर लंबाई के हिसाब से बात की जाए तो हीराकुंड बांध है वो सबसे लंबा है। ठीक है, अब इस जो नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, इसके अंदर राष्ट्रीय जलमार्ग 5 स्थित है। हमने जो राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़े थे, तकरीबन 8 जलमार्ग है हमारे भारत के अंदर, कि वो अलग अलग नदियों में बने हुए हैं, तो एक जलमार्ग इसके अंदर भी स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग का मतलब ये है कि पृथ्वी का जो नदी का जो आंतरिक भाग है, उस आंतरिक भाग में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नौ परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नौकायन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब उसमें नौकायन चलाया जाता है तो उसे एक राष्ट्रीय जलमार्ग की संज्ञा दी जाती है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 5 इस डेल्टा के क्षेत्र में स्थित है। और इस नदी की बात करी जाए, जो महानदी की, तो इसके इसके जो किनारे पर है कुछ शहर स्थित है जिनकी हम बात करते हैं, कि भुवनेश्वर जो है, कटक है, पुरी है। ये 3 बड़े अच्छे और फेमस शहर है जो इसके किनारे पर स्थित है महानदी के। ठीक है, अब इस नदी की जो हम बात करें कि इसकी महानदी एक जो बड़ी लेवल की नदी है, पूर्वी जो घाट में गिरती है, तो इसमें जो इसकी जो सहायक नदियां उनकी बात करें जो दाएं हाथ से गिरती है इसके, वो दाएं हाथ की सहायक नदियां इसकी एक मंद, हमदो और शोनार, ये इसकी जो है दाएं हाथ से गिरने वाली नदियां हैं। बाकी इसमें और सहायक नदियां नहीं है, केवल दाएं हाथ की तरफ से इसमें नदियां आकर गिरती है। दाएं हाथ की तरफ से इसलिए क्योंकि हमने बात करी कि दंडकारण्य पठार उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, जो पूर्वी घाट का प्रदेश आता है, तो उन क्षेत्रों से कुछ नदियां निकलती छोटी मोटी, जो इसमें सहायक के रूप में मिल जाती हैं। फिर हम बात करते हैं अगली एक बड़ी नदी, जो गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की जो है सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी। गंगा के बाद अगर इसकी बात की जाए कि लंबी नदी कौन सी है, तो वो है आपकी गोदावरी। तो देखिए, जो इस गोदावरी नदी का जो उद्गम है, हमने बात करी थी पहले भी, जब हम पूर्वी पठारी क्षेत्र की, पूर्वी तटीय क्षेत्र की और पश्चिमी तटीय क्षेत्र की बात की थी, तब ये महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र में एक चोटी का नाम पड़ा था हमने, कलसुबाई, जो वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो कलसुबाई चोटी के क्षेत्र में स्थित है त्र्यंबकम पठार। ठीक है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। देखिए, आपने जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी पढ़ा होगा उनके बारे में, तो उनमें से जो एक ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ है, वो त्र्यंबकम के अंदर है। बहुत बड़ा मंदिर है इसका, और वो वहीं से इस नदी का उद्गम है, गोदावरी नदी का। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि शंकर भगवान वहां पर विराजमान थे, उनकी जो शिखाएं हैं उससे इस नदी का उद्गम हुआ था। ठीक है, तो ये त्र्यंबकम पठार से निकलती है। अब बात करें कि साहब दक्षिण भारत में जितनी भी सारी नदियां बहती है उनमें जो है सबसे लंबी नदी यही है, जो गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, अगर पूरी प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए। जो इसकी लंबाई है वो है 1465। जब हमने गंगा नदी की बात की थी तो वो थी 2525 किलोमीटर, उसका जो अपवाद क्षेत्र था उसकी लंबाई थी। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, तो
इसको ऐसे कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की तो सबसे लंबी नदी है, लेकिन अगर पूरे भारत की देखी जाए तो दूसरा नंबर आता है। पहला नंबर आता है हमारे जो गंगा का आता है और दूसरा नंबर इसी का आता है। तो ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है तथा भारत के जो दूसरे बड़े बेसिन का निर्माण भी करती है। अब ये कहाँ कहाँ से होके बहती है, देखिए ये बहती है महाराष्ट्र में, तेलंगाना और आपके है आंध्र प्रदेश। एपी का मतलब है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। देखिए अब पहले ये एक ही राज्य था, लेकिन 2014 में ये अलग हो गए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो अब ये कहाँ कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से बहती हुई कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। इसका नाम भी है साहब, इसके हम गोदावरी तो है इसका बेसिक नाम, लेकिन इस गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। कारण है इसमें पानी की कमी है, ये मौसमी नदी है तो मौसम के अनुसार बहती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है। और दक्षिण की गंगा, उत्तर की जो गंगा हम बात करें, देखिए उत्तर की हम बात करें तो उत्तर की तो गंगा नदी है ही, उसके बाद दक्षिण की गंगा की बात करें तो वो गोदावरी नदी है। लेकिन अगर दक्षिण भारत की नदी गंगा नदी की बात करें तो वो कावेरी नदी है। तीनों में फर्क समझिएगा कि बहुत अंतर है। उत्तर भारत की जो कहें या हम भारत की जो गंगा है वो कौन सी है, वो तो है हमारे गंगा नदी। फिर हम कहें कि दक्षिण की गंगा तो वो है गोदावरी नदी, हम कहें कि दक्षिण भारत की गंगा तो वो है कावेरी नदी। इस प्रकार इन तीनों में डिफरेंस है। तो आंध्र प्रदेश में इस नदी पर एक बांध बनाया गया जो पोलावरम बांध के नाम से जाना जाता है। पोलावरम जगह का नाम है, उस पर यह बांध बनाया है, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा, पोलावरम बांध। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, देखिए बाईं तरफ से कौन सी आती है, दाईं तरफ से कौन सी आती है, उनकी बात करते हैं। तो जो बाईं तरफ से जो इसमें नदियां मिलती है वो आके मिलती है पेन गंगा, वेन गंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सिलेरू। ये नदियां देखिए महाराष्ट्र से निकलती है, पेन गंगा, वेन गंगा, ये वहीं से निकलती है सारी इसके आसपास से ही, तो इसमें आकर मिलती है और इसके जल प्रवाह को बढ़ाती है। गोदावरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो महाराष्ट्र से निकलने के बाद में बंगाल की खाड़ी तक पहुंच पाती है। हालांकि इसमें मध्यकाल में पानी कम हो जाता है, यानी कि जब बारिश का मौसम नहीं रहता है उस दौरान पानी कम हो जाता है, लेकिन फिर भी ये प्रवाहित होती है, इसमें पानी की मात्रा कुछ मात्रा जरूर रहती है। तो ये तो थी इसकी सहायक नदियां जो इसके लेफ्ट साइड से यानी कि बाएं भाग से इसमें आकर मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके दाएं तरफ से कौन सी नदियां मिलती है। इसमें प्रवारा और मंजीरा दो छोटी नदियां हैं वो आकर इसमें मिलती है। सर नदी जो, हेलो, हाँ जी बोलिए। सर दक्षिण दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं फिर? दोबारा बताता हूँ, एक बार रुकिए। देखिए मैंने आपने ऑडियो बंद कीजिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि दक्षिण भारत, देखिए तीन नाम लिए मैंने कि अगर भारत की गंगा तो वो तो कहेंगे हम गंगा नदी को, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे दक्षिण की गंगा, ठीक है, तो वो कहेंगे हम गोदावरी नदी को। और एक वर्ड आता है दक्षिण भारत की गंगा, वो कहेंगे हम कावेरी नदी। जो नीचे अभी कावेरी नदी आएगी उसमें नाम आएगा इसका दक्षिण भारत की गंगा, उसे कहा जाएगा। इस तरीके से अलग अलग नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव का अभी इसके बाद और भी चीजें हैं जो मैं आपको भेज दूंगा, उसमें सब चीजें मिल जाएगी। तो अब इसमें जो सिलेरू नदी है वो आपके जो है इसके आंध्र प्रदेश जो वहाँ है तेलंगाना प्रदेश, उस प्रदेश में आकर मिलती है। तो वहां पर इसमें उड़ीसा के पास में इसके परियोजना है बाली मेला परियोजना के नाम से, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम पहली बात करें स्वर्णरेखा की, दूसरी महानदी, तीसरी गोदावरी नदी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली बड़ी नदी की जो कृष्णा नदी। देखिए हम जब पश्चिमी घाट प्रदेश पढ़ रहे थे तो उसके दौरान भी हमने इस पर चर्चा की थी कि कृष्णा जो नदी है वो महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाबलेश्वर वहाँ पर भगवान शिव जी का वो काफी बड़ा मंदिर है वहाँ भी, तो वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। तो इस नदी का जो उद्गम है महाबलेश्वर चोटी से महाराष्ट्र में होता है तथा ये नदी भी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। देखिए इसकी अगर प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए तो वो भीमा और मूसी दो नदियां हैं जो इसमें, भीमा नदी तो काफी बड़ी नदी है जो इसमें आकर इसके सहायक के रूप में मिलती है। तो कृष्णा नदी भी एक ऐसी नदी है जिसमें मौसमी जो है जल रहता है, यानी कि जब मानसूनी मौसम रहता है तब उसमें जल रहता है, और जब मानसूनी मौसम नहीं रहता है तब वो जल उसके अंदर कम हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी सहायक नदी है मूसी नदी कृष्णा की, उस मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। जैसे यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है, उसी प्रकार मूसी के नदी हैदराबाद बसा हुआ है। हैदराबाद एक बड़ा शहर है, आपको ध्यान होगा कि हैदराबाद दोनों जो राज्य हैं उनकी राजधानी है। जो हम तेलंगाना और इसकी आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, हाल फिलहाल दोनों की राजधानी हैदराबाद ही है। अभी इसमें कुछ चेंजेज होंगे वो सामने आ जाएंगे आपके, ठीक है। अभी लेकिन हाल फिलहाल इसकी जो राजधानी वो हैदराबाद ही है दोनों की।
जैसे चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी उसी प्रकार। अब ये हमने बात करी इसकी जो दाएं हाथ से जो सहायक नदियां की मिलेगी वो कौन कौन सी है? कोयना है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है तथा तुंगभद्रा है। ये चारों नदियां कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में चारों चारों छोटी नदियां हैं जो इसमें आकर मिल जाती है। उसके बाद फिर जो कोयना नदी है उस पर क्या है? महाराष्ट्र का शिवाजी सागर बांध। देखिए बांधों के नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार ये पूछ लेता है कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो वो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको अलग से याद रखना है। तो कोयना नदी पर जो महाराष्ट्र में शिवाजी सागर बांध स्थित है, और तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध। देखिए इस नदी के नाम पर ये इस बांध का नाम जो कर्नाटक में है। तो अब ये देखिए जो कृष्णा नदी का अपवाद क्षेत्र हम बात करते हैं, कृष्णा नदी का क्षेत्र महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में भी। इससे कृष्णा नदी में तेलंगाना क्षेत्र नहीं आता है, ठीक है। कृष्णा नदी के अंदर तेलंगाना जो है वो राज्य नहीं आता है, ये बहती है महाराष्ट्र में, आपके कर्नाटका में, और आपके हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है, उन क्षेत्रों में। क्योंकि जो तेलंगाना है वो थोड़ा ऊपर रह जाता है और नीचे वाला भाग है वो आंध्र प्रदेश वाला भाग है। तो ये वहां पे तुंगभद्रा नदी वहां से निकलती है और वहां पर तुंगभद्रा बांध पर बनाया जाता है जो कृष्णा नदी में आकर मिलती है। अब कृष्णा नदी पर एक और बांध है साहब, जो ये भी वहीं पर है कर्नाटक के अंदर, ठीक है, सॉरी तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश की सीमा है उसकी बात करते हैं। तेलंगाना देखिए कृष्णा नदी पर मैं कह रहा हूँ कि कृष्णा नदी कौन कौन से राज्य से बही? ये बही हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लेकिन कृष्णा नदी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो सीमा रेखा है वहां से गुजरती है। तो वहां पर इसके पानी के विभाजन के लिए इस पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है नागा अर्जुन सागर बांध। तो ये एक बड़ी नदी है जिस पर 3-4 बांध बने हैं, जिसमें नागार्जुन सागर भी आ गया, तुंगभद्रा भी आ गया, शिवाजी भी आ गया। तेलंगाना का इसमें रोल इतना ही है कि उसकी सीमा रेखा पर ये बांध है और वहां से भी उसको पानी की सप्लाई की जाती है, ऐसा नहीं कि पानी नहीं जाता है। पहले वो आंध्र प्रदेश का भाग था, तो पहले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इन तीनों राज्यों में चलता था, लेकिन अब तेलंगाना अलग होने के बाद में पानी की सप्लाई उसे भी की जाती है, लेकिन वो इसकी सीमा रेखा पर है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी जो कृष्णा नदी की, फिर आप नीचे चले जाओगे तो ये आपके कर्नाटक, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये तीन जो नीचे वाले राज्य हैं उनमें है साहब, ठीक है। तो इस नदी का जो उद्गम है वो पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। जो हमने बात की थी महाबलेश्वर की पहाड़ियां, उन पहाड़ियों के नीचे आप आओगे, ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, वहां से इसका उद्गम होता है। और ये जो क्या है कि देखिए विवाद इस नदी पर इसलिए कि केरल भी इस नदी पर अपना हक जमाता है, लेकिन इस पर जो हक है, मतलब ये पानी जो जाता है वो कर्नाटक और तमिलनाडु में पूरी तरीके से जाता है और केरल की वही सीमा रेखा पर है, तो वो अपना हक जमाता है कि हमें भी कुछ मात्रा में इसमें पानी दिया जाए। तो ये विवाद अभी भी चल रहा है। अब इस नदी की खास बात कि ये सदावाहिनी, जैसे हमने उत्तर भारत की नदी में बात की थी कि ये नदी भी क्या है, सदावाहिनी, हमेशा बहती है। देखिए 3 नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये भी बंद नहीं होती है, इनमें पानी की मात्रा कुछ ना कुछ रहती है, हमेशा बहती है, कम जरूर हो जाता है पानी लेकिन बहती फिर भी रहती है। और इस नदी का जो अपवाद क्षेत्र है इसको दक्षिण भारत का अन्न का कटोरा, क्योंकि कावेरी नदी में पानी की मात्रा अच्छी रहती है, तो पानी की मात्रा अच्छी रहने की वजह से इसके, आप अगर इसकी लोकेशन देखेंगे तो इसके आसपास से बहुत सारी पहाड़ियां हैं। जैसे ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकली, उसके बाद जो नीलगिरी की पहाड़ियां रहती है, नीचे वाली जो पहाड़ी क्षेत्र है वो सारा इसके आसपास रहता है। तो वहां से भी कुछ मात्रा में मानसूनी वर्षा की वजह से जो नदियां निकलती है, तो उन नदियों का पानी से मिलने की वजह से ये अच्छा पानी ग्रहण कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भारत का अन्न का कटोरा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चावल की खेती काफी मात्रा में होती है। देखिए चावल की खेती 3-4 जो प्लेस है भारत में वो मैं बताता हूँ आपको। एक आपके ये नीचे कावेरी का जो अपवाद क्षेत्र, वहां पर, दूसरा पश्चिम बंगाल की बात करते हैं वहां पर जहाँ पर गंगा नदी का डेल्टाई क्षेत्र है। एक हम बात करते हैं जो पंजाब वाला क्षेत्र है, जो सतलज, व्यास, रावी वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में। ये 3-4 क्षेत्र जहाँ पर आपको चावल की खेती अत्यधिक मात्रा में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ताजा पानी है, दूसरा उपजाऊ मैदान है, इस वजह से यहाँ पर चावल की खेती अत्यधिक मात्रा में की जाती है। देखिए यहाँ पर इस पर जो कर्नाटक में इस नदी पर, कावेरी नदी पर एक कृष्णराज सागर बांध है और शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। जलप्रपात ध्यान रखिएगा, शिव समुद्र नाम जलप्रपात का मतलब है कि ये नदी पठारी क्षेत्र में बैठती है, तो कुछ ऊंचाई से नीचे गिरती है तो एक जलप्रपात का निर्माण करती है, उसका नाम है शिव समुद्रम। अब इस नदी की बात करें हम, कावेरी नदी की, तो तमिलनाडु में इस नदी पर जो है मेटूर बांध, होगेनकल जलप्रपात तथा श्रीरंगम नदी द्वीप स्थित है। 3-4 चीजें हैं जो याद रखनी है आपको। मेटूर बांध इसी बना है, तमिलनाडु के अंदर है।
कर्नाटक के अंदर इसमें कृष्णराज सागर बांध था, तमिलनाडु में मेट्रो बांध था, और एक जलप्रपात और आया है हमारे सामने होगेनकल। और जो इसकी एक नदी द्वीप की बात करते हैं वो श्रीरंगम, यानी मतलब वो पठारी क्षेत्र था लेकिन उसके दोनों तरफ से बहती है, वो बीच में एक द्वीप का निर्माण हो गया, तो वो श्रीरंगम नदी द्वीप इसके अंदर ही है। अब बात करते हैं इसकी जो सहायक नदी की बात करते हैं, तो बाएं हाथ की तरफ से जो इसमें सहायक नदी आकर मिलती है उनकी बात करते हैं हम। तो बाएं हाथ की तरफ से जो नदियां आकर मिलती है वो है हेमावती और अर्कावती, ये दो नदियां हैं जो इसमें आकर बाएं हाथ की तरफ से मिलती है। और दाएं हाथ की तरफ से जो इसमें नदियां आकर मिलती है वो है लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, भवानी और अमरावती। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेंगई नदी की। एक नदी और है कावेरी के नीचे, इसके नीचे आती है वेंगई नदी। केवल इसके बारे में इतना ही है कि ये छोटी सी नदी है जो मदुरई शहर वेंगई नदी के किनारे स्थित है, कि नीचे वाला जो क्षेत्र है तमिलनाडु का, वहां से निकलती है बंगाली खाड़ी में पास में गिर जाती है। केवल इसकी एक ही खास बात कि मदुरई जो शहर है वो कहाँ है, इस वेंगई नदी के किनारे स्थित है। अब हम जो ऊपर मध्य भारत में हमारे जो लूनी, माही ये नदियां रह गई थी उनके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी थोड़ी। देखिए लूनी नदी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी राजस्थान में भूगोल के अंदर। तो ये अरावली की जो पहाड़ी है वहां से, उसकी नाग पहाड़ियों से अजमेर से निकलती है। ठीक है, अजमेर में पढ़ा था हमने इसको कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से, अरावली जो पहाड़ियां हैं उसकी नाग पहाड़ियों से निकलती है, और ये कहाँ तक जाती है, फिर गुजरात के कच्छ के रण तक जाती है। ठीक है, बाड़मेर में जो हम बात करें इसकी, कि इस नदी का जो नाम है, अजमेर से नागौर होती है, नागौर से फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर जाती है। तो बाड़मेर में जो बालोतरा नामक स्थान है, इस पर वहां पर इसका जल मीठा है तथा इसके बाद इसका पानी वहां से खारा होता है। बालोतरा तक तो इस नदी का पानी मीठा है। ठीक है, और उसके बाद हम बालोतरा से आगे चलते हैं तो वहां से लेकर फिर कच्छ के रण तक इस नदी का पानी खारा है, क्योंकि वो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर खनिज लवण अधिक मात्रा में है, तो वो धीरे धीरे मिलते जाते हैं, तो ये खारी होती जाती है। अब इस नदी की जो सहायक नदियों की बात करें वो है लीलड़ी, सुकड़ी, जोजड़ी, जवाई, खारी और बांडी, ये इसकी क्या है, इसकी सहायक नदियां। उसके बाद हम बात करते हैं साबरमती की, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो गुजरात में जो अरावली का विस्तार है वहीं से इसका भी उद्गम है। इस नदी का उद्गम अरावली पर्वत से होता है तथा ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, यानी कि अरब सागर की जो पास में खंबात की खाड़ी है उसमें गिरती है। तो उद्गम इसका कहाँ है, गुजरात के अंदर अरावली की जो पहाड़ियां जो कुछ दूरी में फैली हुई है वहां से इसका उद्गम है। इस नदी के किनारे जो है उन कुछ शहर बसे हुए हैं, गांधीनगर तथा अहमदाबाद, दो बड़े शहर बसे हुए गुजरात के, वो दोनों इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और इस नदी की खास बात साबरमती की कि यह जो है कर्क रेखा को एक बार काटती है। देखिए माही नदी की हम बात करेंगे तो वो कर्क रेखा को 2 बार काटेगी, लेकिन जो साबरमती की बात करेंगे वो कर्क रेखा को केवल एक ही बार काटती है। फिर हम बात करते हैं माही नदी की, कि इस जो नदी का उद्गम है वो विंध्याचल पर्वत से होता है। इसका कहाँ से उद्गम हुआ, माही नदी का विंध्याचल श्रेणी से हुआ है, अरावली से नहीं। यानी कि एमपी के अंदर जो विंध्याचल की श्रेणी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है वहां से इसका उद्गम है। फिर माही नदी वापस घूम के वापस राजस्थान में जाती है। हम बात करते हैं इसके अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, वहां से वापस प्रवेश करके घूम के और फिर वापस गुजरात में आती है, और फिर ये कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में। तो यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात से गुजरती है। इस नदी की खास बात अभी हमने बताई थी कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और बांसवाड़े में क्या है, जो राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा में जो प्रवेश करती है, तो इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है, जो एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं राजस्थान के। ठीक है, उसके बाद हम एक बड़ी नदी आती है हमारे, उसकी बात करते हैं नर्मदा नदी। हाँ जी, नर्मदा नदी की हम बात करते हैं तो इसका जो उद्गम है वो अमरकंटक से, जो हमने छोटा नागपुर का पठार की बात की थी वहां है, अमरकंटक की पहाड़ियां वहां से होती है, और ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये जो है दो हमने पर्वत श्रृंखलाओं की बात की थी, विंध्याचल और सतपुड़ा, उन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीचों बीच एक भ्रंश घाटी बनती है। देखिए वो दोनों जो पर्वत है वो काफी प्राचीन पर्वत है, विंध्याचल तथा सतपुड़ा दोनों के जो बीच में भ्रंश घाटी बनी है। भ्रंश घाटी का मतलब होता है कि कोई भी एक जो स्थल है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, दूसरा नीचे की तरफ हो जाता है, तो एक भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाता है। तो उन दोनों के बीच में ये नदी बहती है, और जबलपुर इस नदी किनारे पर ही है। यहीं पे जबलपुर के पास में धुआंधार जो जलप्रपात है, कपिल धारा, वो दोनों यहीं पर है। ठीक है, 2 जलप्रपात है, ज्यादा धुआंधार तो फिर ठीक है, कपिल धारा इतना बड़ा नहीं है, तो दोनों जलप्रपात वहीं पर है, धुआंधार और कपिल धारा जबलपुर के पास में।
फिर जो धुआंधार जलप्रपात है उसको संगमरमर जलप्रपात भी कहते हैं। रीजन है उसका कि धुआंधार जलप्रपात पे जब पानी गिरता है तो वहां पर ऐसे सफेद धुआं हो जाती है, तो सफेद चादर के समान दिखाई देती है, तो ऐसा आभास होता है कि जैसे संगमरमर की जो पट्टियां हैं वो बिछी हुई है, तो ऐसा लगता है। इस वजह से क्या कहा जाता है, संगमरमर जलप्रपात भी कहा जाता है। फिर आगे चलते हैं इसमें, तो मध्य प्रदेश में इस नदी पर देखिए कौन सा बांध परियोजना बनाई गई है, इंदिरा सागर परियोजना स्थित है, ठीक है, जिससे बनने वाला इंदिरा सागर जलाशय जो कि भारत का मानव निर्मित सबसे बड़ा जलाशय है। प्राकृतिक जलाशय की हमने गोविंद सागर की बात की थी, जो कि वहां पे हिमाचल प्रदेश में था, गोविंद सागर बांध, वो प्राकृतिक जलाशय सबसे बड़ा था। अब हम बात करें कि मानव निर्मित सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, तो वो ये है इंदिरा सागर जलाशय, जो कि इस इंदिरा सागर परियोजना के वहां पर स्थित है। फिर हम बात करते हैं कि इसमें अभी 2 परियोजनाएं और भी चल रही है, ओंकारेश्वर तथा महेश्वर परियोजनाएं एमपी के अंदर ही है। ओंकारेश्वर जो है मंदिर है शंकर भगवान का, उसके पास में है ये, वहां पर इस परियोजना का उद्भव हुआ है, ठीक है। फिर गुजरात में बात करते हैं, तो गुजरात में इसके ऊपर जो है सरदार सरोवर जो है परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना स्थित है, जो संयुक्त रूप से देखिए किस किस की परियोजना, वो महाराष्ट्र की है, गुजरात की है, एमपी की तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना का मतलब है कि उसमें जो निर्माण कार्य है वो केंद्र द्वारा किया गया, ठीक है, उसमें फंडिंग जो थी वो केंद्र द्वारा की गई, कुछ राज्यों द्वारा की गई, लेकिन जब उसमें अधिकार की बात आएगी उसके जल ग्रहण पर, तो जल ग्रहण के अंदर उसकी जो हम बात करेंगे तो उसके अंदर गुजरात का हिस्सा भी रहेगा, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश और राजस्थान सभी का। तो देखिए सरदार सरोवर बांध परियोजना से जो राजस्थान की जो दक्षिणी क्षेत्र है जालोर और बाड़मेर, उसको जोड़ा जा रहा है ताकि वहां पर पेयजल व सिंचाई की समस्या से मुक्ति मिल सके। लगभग 173 गांव जोड़े जाएंगे इस परियोजना से, ठीक है। अब यह नदी एक नदमुख, जैसे मैंने कहा था कि एस्चुरी या नदमुख, देखिए वर्ड आते हैं एस्चुरी, ज्वार नदमुख और नदमुख, तीनों एक ही है, थोड़ा सा अंतर है बिल्कुल माइनर सा, कि ज्वार नदमुख तो हम कहते हैं कि जहां पर ज्वार भाटा आता है, ठीक है, उस क्षेत्र में अगर नदी ऊपरी इलाके से गिरती है तो उसे ज्वार नदमुख कहते हैं। एस्चुरी थोड़ी ऊंचाई से नदी जब सागर में गिरती है तो उसे एस्चुरी कहा जाता है। और जो हम नदमुख की बात करते हैं कि नदी सीधे सीधे बहती अपनी घाटी में बहती हुई, और जब किसी सागर में आकर गिरती है थोड़ी बहुत ऊंचाई से तो उसे नदमुख, तो माइनर सा डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इस नदी के किनारे जो है गुजरात का जो भरूच, प्राचीन नाम जो है भरूच है, वर्तमान में भरूच है, तो जो वो शहर इसके किनारे स्थित है। इसकी अब हम बात करें कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो उसकी बाएं हाथ की तरफ से जो है तवा, छोटा तवा, कुंडी, ये 3 नदियां हैं जो इसमें आकर मिलती है। इसके अलावा जो है दाएं से जो आकर मिलती है वो है हिरण नदी। अब बात करते हैं हम तापी नदी की, तो इस नदी का जो उद्गम है वो बैतूल के पठार से हुआ, यानी कि सतपुड़ा जो श्रेणी है उसके बैतूल के पठार से हुआ है तथा ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तापी या ताप्ती एक ही चीज है, दोनों अलग चीजें नहीं है, ठीक है। अब यह नदी जो है सतपुड़ा तथा अजंता श्रेणी के बीच स्थित भ्रंश घाटी से, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी में फिर अजंता की जो है एमपी के अंदर अजंता की जो गुफाएं भी फेमस है, वहां की पर्वत श्रृंखला भी है, तो उसकी जो भ्रंश घाटी है उसमें से ये ताप्ती नदी बहती है। अब इस नदी के जो किनारे है गुजरात का सूरत शहर है वो स्थित है, ठीक है, कौन सा शहर स्थित है, सूरत शहर, और ये भी एक नदमुख यानी कि जो एस्चुरी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और इस पर भी जो परियोजनाएं हैं गुजरात में कौन कौन सी है, उकाई परियोजना है तथा काकरापार परियोजना, दोनों गुजरात में है, जिसके ऊपर स्थित है ताप्ती नदी पर। फिर ये कुछ दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनकी बात करते हैं। पोनानी, इसे भरत पूजा नदी भी कहते हैं। इस नदी का उद्गम जो है अन्नामलाई पहाड़ियों से, ये पूर्वी घाट की तरफ, ये पश्चिमी घाट की तरफ गिरती है पहाड़ी, कि ये जो छोटी छोटी नदियां हैं ये कहाँ गिरती है, पश्चिमी घाट से निकलती है, और पश्चिमी जो घाट प्रदेश है, जो तटीय प्रदेश है, उसमें जाकर गिर जाती है। तो ये अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। केरल की सबसे बड़ी नदी है, केरल एक छोटा सा राज्य लेकिन उसकी सबसे बड़ी नदी यही है पोनानी, और इसे केरल की नील नदी भी कहते हैं। देखिए किसी नदी के नाम, जैसे नील नदी को मिस्र के नाम, मिस्र में है नील नदी कि उसके आधार पड़ा नाम, तो वैसे ही इसको केरल की नील नदी कहते हैं। फिर आता है आपके पेरियार, तो इस नदी का जो उद्गम वो भी अन्नामलाई पहाड़ियों से होता है, ठीक है, तथा यह भी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। देखिए पोन्नानी और पेरियार दोनों के लिए एक ही लाइन लिखिए कि केरल की सबसे बड़ी नदी है, केरल की सबसे बड़ी नदी है।
मतलब बात ये है कि दोनों जो नदियां हैं उनकी लंबाई एक समान सी है, और दोनों नदियां कहाँ गिरती है आपके, ये अरब सागर में गिरती है। अब इस नदी को क्या कहा जाता है, इस नदी को केरल की जीवन रेखा भी कहते हैं, और केरल में इस नदी पर इंडुक्की बांध स्थित है। ये बांध स्थित है केरल में इस नदी पर, वो क्या नाम है उसका, इंडुक्की बांध। ये आप एक चित्र देख सकते हैं कि जिसमें सारी नदियां दिखाई गई है। ये देखिए पेरियार भी दिखाई गई है, ये सारी ये है टूर, कावेरी, पेन्यार, ये सारी नदियां। फिर हम इसमें हमारा ये तो था कि अरब सागर में गिरने वाली और बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इसके साथ हमने बात करी उत्तरी हिमालय प्रदेश की नदियां और प्रायद्वीप पठार की नदियां। अब हम बात करते हैं अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र की। अंतःस्थलीय का मतलब जो भारत के अंदर ही बहती है और किसी समुद्र तक या सागर तक नहीं पहुंच पाती, तो वो एकमात्र जो नदी है वो घग्गर नदी है। प्राचीन में इसको सरस्वती नदी कहा जाता था, प्राचीन जो वैदिक सभ्यता है उसमें सरस्वती नदी कहा जाता, वर्तमान में ये घग्गर नदी है। इसका उद्गम देखिए कहाँ से होता है, इस नदी का जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश में शिमला की कालका की पहाड़ियों से होता है। कालका की पहाड़ियां कहाँ पर, इसमें शिमला के अंदर हिमाचल प्रदेश में, तो वहां की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम है। यह हरियाणा से होती हुई राजस्थान के गंगानगर जिले के अनूपगढ़ नामक स्थान तक जाती है, कि वहां तक ये बहती है, उसके बाद ये विलुप्त हो जाती है। मानसून के दौरान ये नदी जो है पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, क्योंकि मानसून के दौरान इसमें क्या है पानी की आपूर्ति हो जाती है, तो ये वहां तक चली जाती है। ठीक है, बाकी इसमें पानी नहीं रहता है, फिर ये विलुप्त हो जाती है। विलुप्त मतलब कि इसका पानी सूख जाता है, अंदर सोख लेती है जमीन, और फिर हम कहते हैं कि आंतरिक प्रवाह अंदर चलती है। एक कण से दूसरे कण में जब पानी मूव करता है तो उसे कहते हैं आंतरिक प्रवाह। इस नदी का जो बेसिन है वो भी चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जो हम हनुमानगढ़ और गंगानगर की बात करते हैं उस क्षेत्र में, इस नदी क्षेत्र में वहां पर चावल की खेती की जाती है। और यह नदी भारत के सबसे बड़े अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, कि सबसे बड़ा जो अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र है वो इसी से बनता है, घग्गर नदी, सरस्वती नदी से। इस प्रकार आपके जो है ये अपवाह तंत्र का जो है चैप्टर कंप्लीट होता है।